सबसे पहले सर जल जीवन मिशन को लेकर जो कल जो कैबिनेट का अप्रूवल आया, आपने मेंशन भी किया था, शक्ति पंप्स हुआ, ओसवाल पंप्स हुआ, एनसीसी, केईसी इंटरनेशनल, इन स्टॉक्स में हमने देखा है सर आज 19% तक का मूव बनता हुआ दिखा। कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें जो जल जीवन मिशन का एक्सटेंशन है, जो विस्तार है, उसको मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत कुछ 8.7 लाख करोड़ रुपये का जो खर्च है वो सरकार की ओर से होगा। और ईपीसी वाली कंपनियां, कंस्ट्रक्शन स्पेस की, पाइप वाली कंपनियां, पंप बनाने वाली कंपनियां, इनमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उत्साह इस केवल जो अप्रूवल आया उसी की वजह से देखने को मिल रहा है। इनमें से सर कोई बेस्ट प्ले जो आपको नज़र आ रहा है? एक एस्ट्रल तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। सर बाकी सब में बाउंस बैक का प्ले है, तो बाउंस बैक प्ले में जनरली बहुत अच्छा नहीं, ना मैं प्ले कर पाता हूँ ना मैं पसंद करता हूँ। बाउंस बैक प्लेज है। सुबह हमने शक्ति पंप आइडेंटिफाई किया था, लगभग उसका पहला टारगेट कंप्लीट भी हो गया था और ऊपरी स्तर से सेलिंग भी आने लगी। बट दैट बीइंग सेड, मैं स्ट्रेंथ पे ही फोकस करूंगा। एस्ट्रल में जब स्ट्रेंथ है तो मैं उसी पे फोकस करना पसंद करूंगा। ये सब स्टॉक बाउंस बैक के लिए अच्छे कैंडिडेट है। मैं नहीं बाउंस बैक प्ले कर पाता हूँ, और बाउंस बैक में ओवरहेड सप्लाई में फंसने का डर बहुत ज्यादा रहता है, तो आई वुड स्टिल प्रेफर एस्ट्रल। ठीक है, ओके। कोई पंप वाली कंपनी भी नहीं सर? पंप वाली कंपनी में ओसवाल पंप में एक बाउंस बैक अच्छा दिख रहा है, बट मैं बाई नहीं करूंगा सर। बाउंस बैक में फंसने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, वर्टिकल डाउन मूव आने लगता है। तो मैं इसलिए जनरली नाम भी नहीं लेता हूँ। लोग आदि खाली नाम सुन के बाई कर लेते हैं, आगे पीछे का नहीं सुनते हैं, तो मैं इसलिए नाम लेने में भी बचता हूँ। बट इस पूरे सेक्टर में केवल एस्ट्रल में स्ट्रेंथ है, तो मैं उसी को प्ले करना पसंद करूंगा। ठीक है, फेयर इनफ। उसमें स्ट्रेंथ है तो फिर उसी के साथ आप ज़्यादा फोकस कीजिए। इसके साथ साथ ना ज़रा एक आप नज़ारा टेक को भी देखिए सर। कल अगर आप ब्लॉक डील्स का डेटा देखेंगे ना तो उसमें मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर का नाम आपको नजर आएगा, और यही कारण है कि शेयर में आज हमने 5% तक का उछाल बनता हुआ दिखा है। मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर ने कल ब्लॉक डील के जरिए 28,85,000 शेयरों की खरीदारी की है। 10 मार्च यानी कि कल के सेशन में ये खरीदारी हुई थी। आज ब्लॉक डील का जो डेटा अपडेट होकर आया शाम को कल, उसमें ये डिटेल्स निकल के सामने आई। हालांकि इसमें आप देखेंगे ना तो जो प्राइस है वो 239 रुपये 80 पैसे का है, जहां पर मॉर्गन स्टैनली की ओर से खरीदारी हुई है। इसमें थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ मास्टर फंड ने अपने शेयर बेचे हैं, लेकिन मॉर्गन स्टैनली का नाम आया तो इसलिए उत्साह इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। सर मेरी किसी से बातचीत हो रही थी, वो बहुत बुलिश थे, वो कह रहे थे कि शायद स्टॉक ऑफ द ईयर हो सकता है 2026 में। आपकी क्या राय है स्टॉक को लेकर? सर देखिए, टेक्निकल्स अभी अलाइन नहीं हुए हैं। टेक्निकल 295 के ऊपर अलाइन होंगे तब शायद मैं बुलिश हो जाऊंगा। अभी तो मैं बुलिश नहीं हूँ। 295 के ऊपर स्ट्रक्चर चेंज होगा तब शायद मैं बाई की सलाह देना स्टार्ट करूंगा। हालांकि मंथली चार्ट पे दिसंबर में भी इसने 50 मंथ मूविंग एवरेज सपोर्ट किया था। अभी भी करंट जो 3 दिन पहले हायर लो बना है वो 50 मंथ मूविंग एवरेज पे बना है। तो मैं बेरिश बहुत ज्यादा नहीं हूँ। स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट अगर बनता है 295 के ऊपर तो मैं पूरी तरीके से लॉन्ग ट्रेड में इंटरेस्टेड रहूंगा। उसके पहले मैं अवॉइड मोड में रखूंगा, क्योंकि सेलर के पास स्ट्रेंथ नहीं है और बायर का भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है, मतलब ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन का। वो 295 के ब्रेकआउट के बाद बन जाएगा। ठीक है, ओके। इसी सूची में अगला नाम है सर गैस वाले स्टॉक्स का। चाहे आप एटीजीएल की बात करें, गुजरात गैस, जीएसपीएल, गेल, आईजीएल, एमजीएल, लंबी लिस्ट है। गैस वाले स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी मूव आज के सेशन में देखने को मिल रही है। 20% तक का आप मूव सर इन स्टॉक्स में आज हमने बनता हुआ देखा। सप्लाई की चिंता है, उसके बावजूद आप कोई पूछ सकता है कि सप्लाई की चिंता जब है तो फिर ये शेयर क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि हो कह रहा है कि जो ईरान के जो जंग चल रही है उस वजह से बीते हफ्ते में हमने देखा है कि गैस वाले शेयरों की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो चुकी है, और अब कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं, उम्मीद ऐसी बन रही है कि शायद ये जो एस्केलेशन है या फिर जो वॉर है थोड़ा सा धीमा पड़ता हुआ दिखेगा, थोड़ा ईज ऑफ आता हुआ दिखेगा, और इससे सप्लाई जो है वो सुधर जाएगी, जिस वजह से जितने भी गैस वाले स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा बाउंस बैक लो लेवल से दिख रहा है। सर ये जो रिकवरी है, बाउंस बैक है, उसको कैसे प्ले किया जाए? सर देखिए, आप तो मतलब यहाँ पे टैटू करवा लेना चाहिए मेरे को एटीजीएल का। तो मैं आज फिर एटीजीएल ही बाई करूंगा। अपन ने लास्ट शो में भी डिस्कस किया था और पूरे हफ्ते मनी 9 पे डिस्कस किया था। 521 का जो ब्रेकडाउन पॉइंट है, जिस दिन वो रिक्लेम हो जाए उस दिन फटाफट बाई कर लेना। ऊपर में 621 और 720 का टारगेट मिल जाएगा। आज जिस हिसाब से रिक्लेम हुआ है एटीजीएल में 2235% वॉल्यूम राइज है। लास्ट टाइम जब 4000 लगभग 2000% वॉल्यूम राइज था, उसके 2 दिन में और गैप के साथ था, तो 613 से स्टॉक 2 से 3 दिन में 781 तक चला गया था। तो यहाँ पे भी वही होते हुए दिख रहा है। अगले 1-2 दिन कंसोलिडेशन में जा सकता है, बट इस बार लग रहा है
621 रुपए बहुत आराम से जाना चाहिए। तो मेरी इस पूरे सेक्टर में, क्योंकि वॉल्यूम देखते हुए इंटरेस्ट एटीजीएल में दिख रहा है, इसलिए मेरा इंटरेस्ट भी एटीजीएल में है। ठीक है, तो एटीजीएल पे आप नज़र रखिए इस पूरे जहाँ तक गैस वाले स्टॉक्स की बात है। अच्छा, कोल इंडिया सर, इसको भी देखिए एक बार। कोल इंडिया में अब एक ऑल्टरनेट के रूप में देखा जा रहा है कोयले को। जब आप कहते हैं कि गर्मी आएगी, डिमांड बढ़ेगी पावर की, अगर गैस नहीं मिल रही है, एलएनजी नहीं आ रही है, तो फिर एक ऑल्टरनेट जो सोर्स बचता है फ्यूल का वो कोयला है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छा अपमूव देखने को मिल भी रहा है। जेफरीज ने आज ही इसकी जो बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट को ऊपर की ओर रिवाइज किया, 450 से बढ़ाकर 485 कर दिया। वो कह रहे हैं कि इनके ई ऑक्शन के जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ेंगे, प्रीमियम में भी इजाफा देखने को मिल सकता है, जिससे इनका एफ 26 से 28 के दौरान जो CAGR ग्रोथ है, अर्निंग्स ग्रोथ, वो 9% के आसपास रह सकती है। सर, इसमें अपसाइड और कितनी बची है, और कोई अगर नई खरीदारी यहाँ पे करना चाहे तो क्या आप हाँ बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा सर। कोल इंडिया 460 निकलने के बाद ही फ्रेश बाई बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। अगर लोअर हाई नीचे जाना है तो यहीं पे लोअर हाई बना के नीचे आ जाएगा, अगर ऊपर जाना है तो 460 का ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा। दूसरा, मैं अगर बाई भी करूंगा तो मैं 460 के ब्रेकआउट को बाई करूंगा, मैं ये स्टोरी बाई नहीं करूंगा कि क्रूड की वजह से कोल में और कोल की वजह से गैस में, ये सब स्टोरी में नहीं बाई करूंगा। क्योंकि कल परसों तक लोग 130, 135, $140 की क्रूड की बात कर रहे थे। चार्ट आपको 115 पे टॉप, 111 पे ब्रेकडाउन बता रहा था। आज $78 तक नीचे आया, आज $85 पे खड़ा है। तो मैं चार्ट के साथ जाऊंगा, मैं स्टोरी के साथ नहीं जाऊंगा। चार्ट और स्टोरी अलाइन होती है 460 के ऊपर, तब मैं कोल में बुलिश हो जाऊंगा, कोल इंडिया में। बाकी अभी मैं बेरिश हूँ। अगर लोअर हाई बनना है तो यहीं बनेगा, और लोअर हाई बनता है तो फिर पिटाई भी कायदे की होगी। तो 460 के ब्रेकआउट का मैं वेट करूंगा। तो 460 के ऊपर भी एक बार रिव्यू कर लें। मैं तो ऑन कंफर्मेशन ही करता हूँ सर। सुबह से निफ्टी में बैठे हैं कि बुलिश एविडेंस मिले, नहीं मिला तो शांति से बैठे ही हैं। तो मतलब मैं इसलिए बार बार आपको मोटी भाषा में बताता हूँ, रिलेटेबल, जो डेली यूज में, कि डॉक्टर ने पर्ची पे लिख के नहीं दिया है ना कि रोज सुबह शाम दवाई या ट्रेड लेना है। तो अगर मैं एक बायस लेके आया हूँ, जैसे स्वर्गीय ताऊ श्री एस गुजराल कहते थे, एक अपना शाम को बैठ के बायस बनाओ, स्टडी करो, बायस बनाओ, बुलिश या बेरिश, सुबह उस बायस को लेके आओ। मार्केट को सही या गलत प्रूफ करने दो। अगर मार्केट सही प्रूफ कर रहा है तो इजी मनी एनवायरनमेंट है, चौके छक्के मार दो। अगर गलत प्रूफ कर रहा है तो तुम दबाए चुपचाप बैठे रहो जब तक कि तुम्हारे फेवर में मार्केट ना आ जाए। कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि आपको आज ट्रेड करना ही करना है। तो आज मैं बायस बुलिश लेके आया था, मेरे अगेंस्ट में चल रहा है, मैं शांति से बैठा हूँ। ठीक है, ओके। एसी स्टॉक्स में बताइए सर क्या करना है। जी, ब्लू स्टार, वोल्टास, PGEL जैसे स्टॉक्स, इनमें हम देख रहे हैं कि सर जो गर्मी के दौरान इस बार माना जा रहा है कि जो पारा है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। हमारी जो मौसम विभाग है, IMD की ओर से भी कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिले। हाल फिलहाल पिछले संडे को दिल्ली में मार्च का हॉटेस्ट डे क्लॉक किया गया था, और ऐसा अनुमान है कि मार्च से मई के दौरान जो तापमान है सर वो काफ़ी ज़्यादा रह सकता है, हीट वेव काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो सकती है। मुंबई में कहीं पढ़ रहा था सर कि ऑलमोस्ट 40 डिग्री का जो लेवल है वो पार हो चुका है, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या सर AC स्टॉक्स में अब खरीदारी का मौका आ गया है? चार्ट पैटर्न्स पे ऐसा दिख रहा है? सर देखिए, दो गर्मी जिन्होंने ये, अगेन कोल इंडिया से मैं रिलेट कर देता हूँ, ये गर्मी वाली थीम की स्टोरी बाई की, चार्ट इग्नोर करके 2 साल बहुत कायदे से धुलाई की है इन सारे स्टॉक्स की। 40-40, 50-50% टूटे पड़े हैं। इस गर्मी केवल वोल्टास इकलौता मेरे को दिख रहा है, वो भी 1470 के ऊपर जब कायदे से टिक जाए। क्योंकि पिछले 5 दिन से कोशिश कर रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है, बार बार ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। कायदे से जब 1470 या आप राउंड फिगर पकड़ लो 1500 के ऊपर कायदे से टिक जाए तो फिर मैं कुछ बाइंग स्टार्ट करूंगा 1700 से 1800 तक के लिए। वरना मेरे पास ज्यादा अच्छे रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर है, मैं वहीं चला जाऊंगा। तो वोल्टास में जी हाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जी हाँ ब्रेकआउट है, बट ब्रेकआउट के पास स्ट्रगल कर रहा है। तो क्लियर एविडेंस दे दे कि हाँ ब्रेकआउट सस्टेन हो गया तो मैं बाई कर लूँ। ठीक है। बट वोल्टास के अलावा मेरे को और कोई स्टॉक नहीं दिख रहा, ना क्रॉम्पटन, ना हैवेल्स, ना ब्लू स्टार, कोई नहीं। सिर्फ वोल्टास में चूंकि 107 दिन का रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसलिए मेरे को वोल्टास पसंद है। इसलिए नहीं पसंद है कि गर्मी की थीम है।
ठीक है, परफेक्ट है। जो चार्ट पे दिखेगा उसी के साथ वैसे ही चलेंगे। एयरटेल में क्या दिख रहा है सर? एयरटेल में हम देख रहे हैं गिरावट का ट्रेंड जारी है। जो इसका अभी इसने ऑल टाइम हाई टच किया था कुछ दिन पहले 2174 रुपये 50 पैसे का, वहाँ से स्टॉक करीब 16% फिसल चुका है। एक महीने में देखें तो ऑलमोस्ट 10%, और इस साल अब तक का 2026 में देखें तो करीब 14% के आसपास ही गिरावट आ चुकी है। तो ट्रेंड जो है वो सर गिरावट का ही है। अब सवाल ये है कि सर और कितनी गिरावट बची है जिसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, पहले तो बताइएगा हाँ या नहीं, और अगर हाँ तो किन लेवल्स पर? क्या 1610 जो इसका 52 वीक लो था वहां तक जाता हुआ दिख रहा है? सर देखिए अभी 1727 रुपए पे तो एक गैप, 1727 के पास एक गैप भी छूटा है, और प्रिसाइज लेवल बता रहा हूँ 1764, यहाँ पे एक गैप भी छूटा है, और प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो था उसके बाद कंसोलिडेशन बनी थी, फिर तोड़ते हुए नया ऑल टाइम हाई 2200 के बाद बना था। तो वो पिछला जो ऑल टाइम हाई है 1764, वो अब स्विंग हाई हो गया है, वहीं पे गैप है, पहले उसको फिल करने आएगा। तो पहले वहां तक आ रहा है, वहां पे बेस बनाता है तो हम बाई करना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो अभी अवॉइड करेंगे। मतलब आप पैसा लॉन्ग साइड में अगर कमाने की उम्मीद कर रहे हो, अगले 7-8 महीने तो भारतीय में नहीं बन रहा है। 1764 टेस्ट होने के बाद ऊपर नीचे एक बॉक्स बनाएगा, तब जाके चलेगा। तो अभी 6-8 महीने लॉन्ग साइड में पैसा कमाने की कोई अपॉर्चुनिटी भारतीय में नहीं है, उसके बाद जरूर बनेगी। 6-8 11 लाख महीने। करोड़ की मार्केट कैप है, लार्ज कैप स्टॉक है, ऑल टाइम हाई से 20-30% करेक्ट हो जाता है तो बाइंग जोन में आ जाता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें एविडेंस चाहिए, तो अभी मिसिंग है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो फिर हम बर्निंग स्टॉक्स को यहीं पर विराम देते हैं। एक दो सवाल ले लूँ सर, फिर मैं आपके स्टॉक्स पूछता हूँ आपसे। साक्षी जी कह रही हैं कि आदित्य बिरला एएमसी, एबीएसएल एएमसी, कल आपने भी बोला था कि आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी 1200 1250 तक जा रहा है। ये कह रही है कि मैंने बुक कर लिया है, वापस कहाँ पर बाय करें? आई थिंक इन्होंने पूरा बुक कर लिया, जो इनके बातचीत से लग रहा है। दूसरा ये कह रही है कि एल&टी, माफ़ कीजिए, लेमन ट्री और टाटा कम्युनिकेशन बाउंस बैक कहाँ तक करेंगे? ट्रेड के लिए कोई स्टॉक बता दीजिए। तो मैं आता हूँ फिर, वो तो हम चुन चुन के मैं कर ही लेंगे। साक्षी जी, आपका ये आदित्य बिरला एएमसी वाला सवाल सर, इसको पहले एड्रेस कर दीजिए आप। आधा 1200 1250 के आसपास सवाल पूछिएगा, बुक मत कीजिएगा, सवाल पूछिएगा। अच्छा, नहीं ये तो बुक कर चुके हैं, पूछ रहे हैं कि नीचे कहाँ पे एंटर किया जाए दोबारा। अच्छा, बुक कर चुकी एबीएसएल एएमसी। सर री एंट्री इसमें बनेगी, या तो 4-5 दिन टाइटनेस आ जाए मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद, तब री एंट्री बनेगी, या 939 के आसपास एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। मैं 939 पे कंफर्टेबल नहीं रहूंगा बाई करने में, भले वो ब्रेकआउट लेवल था, रिटेस्ट लेवल होगा, क्योंकि फिर उसके पास जैसे हमने एस्टल में देखा 7-8 दिन घूमा। मैं ये चाहूंगा कि जो कल बड़ी बार बनी है, आज इनसाइड बार है, ऐसी 5-6 इनसाइड बार बन जाए और मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ कैचअप हो जाए, तो इसी के आसपास फ्रेश बाइंग बनेगी। तो मैं डिप पे बाई करने की जगह साइडवेज रह के मूविंग एवरेज कैचअप करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। ठीक है, बस एक लास्ट सवाल आपसे सर, वो है आरआर काबिल को लेकर। ये मोहम्मद रफ़ीक जी कह रहे हैं कि सर ये लगातार गिरता जा रहा है, इनके पास 1526 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं कि और कितना नीचे जाएगा ये? सर 1427 लिक्विडेशन का पहला लेवल और ब्रेकआउट पॉइंट था, दोनों लेवल आज आ चुके हैं, और ये 4 दिन पहले भी यहीं से बाउंस बैक किया था। तो ऑलमोस्ट डाउन साइड डन है। 1400 अगर नहीं तोड़ता है तो वापस से ये 1700 रुपए की तरफ आराम से चल देगा।